एक दूसरे के साथ जिंदगी जीनी है तो सोच और जिम्मेदारी की नाव भी एक ही दिशा में जानी चाहिए ना। आपको ये सवाल होगा ना कि शादी के बाद पता चले कि वो पैसे के सब्जेक्ट में लापरवाह है या आप दोनों की सोच नहीं मिल रही हो, तो क्या करें? अरेंज मैरिज में आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे पसंद करते हैं? बात करके, बाहर मीटिंग करके? तो जब आप एक दूसरे को जानने के लिए सवाल पूछते हो, उसमें कुछ सवाल फाइनेंस के रिलेटेड रखो। जैसे सबसे पहले बात एडिक्वेट इनकम की। हमें पैसे कमाने हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितने, ये कोई नहीं जानता। अगर आप ज्यादा हद से बाहर पैसे कमाने के पीछे भागोगे तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे सको। इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट में कमाई करो। और ये एडिक्वेट अमाउंट की एक्सप्लेनेशन है फूड से लेकर घर, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े, मेडिकल इंश्योरेंस से सारे खर्चे इसमें शामिल हो जाएं। ये थी सिंगल लोगों की बात। अगर कोई मैरिड है तो वो जब अपनी फैमिली बढ़ाए, मतलब जब बच्चा प्लानिंग करे, तब उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट में बच्चों का खर्च भी शामिल हो जाएगा। दूसरा है बचत कीजिए। आप अपनी कमाई से बचत कैसे करते हो? वैसे ऑथर बताते हैं कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने एक अलग खाते में सेव कर लो। ऐसा तब तक करें जब तक आपके पास 6 या 7 महीने की सेविंग्स ना हो जाए। यह बचत होगी आपके कल के लिए। भगवान न करे कि ऐसा कोई दिन आए कि आपकी जॉब छूट जाए, लेकिन कभी जॉब छूटे तो ये सारी सेविंग्स आपके काम आएंगी। ये सेविंग्स आपके बुरे वक्त में आपका दर्द कम करेंगी। रिटायरमेंट के लिए बचत करो। अपनी कमाई का 10% भाग इस रिटायरमेंट सेविंग में डाल दो। ये सेविंग्स किए हुए पैसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। अब अगला है माइलस्टोन सेविंग्स। पहले मैं इसे समझा देता हूं। आपके अगले 5 साल का विश लिस्ट क्या है? घर खरीदना, फैमिली शुरू करना, शादी करना। इन सब के लिए पैसे लगेंगे, पर यह कठिन नहीं होगा अगर आपने एडवांस में ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा तो। अब आती है सबसे अच्छी बात, उधार निकाल दो। आपको पता है, जब आप उधार रखेंगे तो आपको लाइफ में एक बोझ जैसा फील होगा। तो क्यों इस बोझ को लेकर जीना है? अमीर लोग भी उधार नहीं रखते। अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने स्कोर पॉइंट के बैलेंस को 30 दिनों में भर देते हैं। आजकल की बात करें तो हर घर में हर व्यक्ति बीमा करवाता है, और ये सही बात है। स्वास्थ्य से लेकर घर और जीवन कुछ सुरक्षित नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है तो आपके बनाए हुए सभी फाइनेंशियल प्लानिंग फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने इस अचानक से आई हुई सिचुएशन के लिए पैसे बचा के ही नहीं रखे होते। 7वां पॉइंट है अपना घर होना। वैसे अगर आप नहीं चाहते तो ये बात आप स्किप कर सकते हो। अगर आप किसी शहर में 5 साल से ज्यादा काम करने वाले हो तो आपको आपका आशियाना घर होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो घर खरीदना पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। अब 8वें पॉइंट की बात करूं तो अपने रिश्ते में फाइनेंशियल जिम्मेदारी को बांट दे। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अगर आपके रिश्ते में खुल के बातचीत होगी तो फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाना आसान होगा। अगला पॉइंट है पैसा जो काम करे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा कि वो आपको कमा के दे। जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इन सब में आप एक चीज भूल जाते हो, वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपनी स्किल को अपडेट करते रहो। अब लास्ट पॉइंट है धर्मार्थ दान। एक स्टडी के मुताबिक आप अपना पैसा सोशल वर्क करने में लगाते हो, दान करते हो, तो वो आपकी खुशियों को बढ़ा देता है। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कुछ करने में या दान करने में जो खुशी मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। एडिक्वेट कमाओ, बचत करो, रिटायरमेंट के लिए सेव करो, उधार चुका दो, बीमा करवाओ, अपना घर खरीदो, रिश्तों में फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को बांट दो, अपनी स्किल को अपडेट करने में खर्च करो और दान करो। ये सारी चीजें आपको मन की शांति और पैसे पर कंट्रोल देगा। जॉब कर रहे हो तो ऐसा भी दिन आ सकता है कि जॉब चली जाए और आपके पास कुछ पैसे ही हो। ये पैसे खत्म हो जाएं उससे पहले आपको नई जॉब ढूंढनी होगी, और ये भी सोच रहे हो कि ऐसी नौबत कभी ना आए। पैसे होना और पैसे का खर्च करना दोनों ही अलग बात है। लाइफ में एक गोल होना और उस पे चलना आपको पैसे पे पकड़ बनाने में हेल्प करेगा,
आप ही सोचो, अगर आपको फैमिली स्टार्ट करनी है, अपना घर लेना है, तो आपको सपने पूरे करने के लिए, फाइनेंशियली बेहतर बनने के लिए पैसे कमाने का मोटिवेशन मिलेगा। लक्ष्य होना लाइफ को शेप देता है। चाहे आपका लक्ष्य जो भी हो, अच्छे माँ बाप बनना, दुनिया घूमना या अपना बिजनेस चलाना चाहते हो, तो लक्ष्य के बारे में ऑथर ने कहा है कि भावनात्मक रूप से और फाइनेंशियली सभी लक्ष्य की कोई ना कोई कीमत होती है। सबके प्राइस टैग होते हैं। जीवन में लक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमें यह भी जानना होगा कि लक्ष्य की डिफिकल्टीज क्या हो सकती हैं। लक्ष्य को पूरा करने के सफर में थोड़ा स्ट्रगल है, जिसको आप एक बार क्लियर कर देंगे तो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। समझ लो कि आपने अपना लक्ष्य बना लिया और आप उसे पूरा करने के लिए हर रोज अपना प्लान बनाते हो, लेकिन कई बार हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य को बनाने के बाद अगर आप क्लियर ही नहीं हो कि आपको अगले 3 महीनों में या 3 साल में क्या करना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे की समस्या के बारे में बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आप में बदलाव करने की आवश्यकता लगे, पर कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको रोकता है। कई बार आपको आपकी वास्तविकता ही पता नहीं चलती। हम ये सोचने लगते हैं कि आगे जाके ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रियलिटी आपका इंतजार कर रही है, जिसे हम पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए तो अनुभवी लोगों ने कहा है कि किसी भी काम की शुरुआत करो तो पॉजिटिविटी से करो। क्या आप ये जानते हैं कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट है? क्योंकि किसी पे डिपेंड होना मतलब जिम्मेदार नहीं होना। आपने सुना, ये सारी बातें हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। लक्ष्य की डिफिकल्टीज के लिए हमारे इमोशंस ही कारण है। जॉब या बिजनेस, क्या सही रहेगा? दोस्तों, अब तक आपने सुना फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लक्ष्य की डिफिकल्टीज हमारे इमोशंस हैं। अपने इमोशंस को साइड में रख के आपको अपने लाइफ के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लान तैयार करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को पूरा करने में जो डिफिकल्टीज आती हैं, उसे दूर करने में मास्टरी हासिल कर लीजिए। डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइफ में जिस सिचुएशन में आपको डिफिकल्टीज आई हैं, वहीं अपनी सोच को थोड़े आगे की सोचने पर रोक लीजिए और पीछे मुड़कर देखिए कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। जब आपको कुछ समझ ना आए तो अपने किसी दोस्त, फैमिली या मेंटर से खुल के बात करके उनसे सलाह लीजिए। जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो रुकिए और किसी खास इंसान की सलाह लीजिए। फिर से खुद से बात कीजिए कि आप कहां हो, कहां पहुंचना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है। फिर आपका रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब समय आ चुका है कि आप अपनी विल पावर को एस्टैब्लिश करें। सबसे पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कीजिए। आपको पता है आपका कर्तव्य और आपका लक्ष्य दोनों ही अलग बात है, लेकिन आपको लाइफ में अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य को साथ में लेकर चलना है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। अवसर देर सवेर हर उस इंसान के पास आता है जो चुनी हुई दिशा में काम करता है। अपने आसपास छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज तो पहचानिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो अपने आसपास देखिए कि कोई है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सही समय और सही जगह पर अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानिए। आपने पहले भी सुना है कि लाइफ में हर चीज का प्राइस टैग है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। उसका एनालिसिस कीजिए और अपने लक्ष्य के मुताबिक चुनिए। जीवन में हाई टारगेट्स रखें। जितना बड़ा होगा आपका लक्ष्य, उतना बेहतर आप उस पर काम कर पाओगे। आप में से कोई है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है? ऐसा कोई नहीं होगा, और नहीं है तो मैं हूं ना। जैसे हर किसी के लाइफ में एक दोस्त होता है, वैसे ही फाइनेंस में एक बड़ी सिस्टम है जिसमें आपको करना है अपने दोस्त से बात। अपने लक्ष्य को शेयर करें ताकि आपको प्रॉपर सलाह और इंस्पिरेशन मिलती रहे। हम नए साल में नए लक्ष्य को बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, नई कार लेना, लेकिन साल के बीच तक क्या होता है? हम भूल ही गए होते हैं कि हमने कोई लक्ष्य बनाया है। इसीलिए हमें लगातार खुद को इंस्पिरेशन देते रहना है ताकि अपने लक्ष्य को हम भूल ना जाएं। खुद को इंस्पिरेशन मिलती रहे, इसलिए अपने लक्ष्य के सब्जेक्ट को अपने दोस्त या फैमिली को कहते रहो। वो आपको याद दिलवाते रहेंगे। आपके लाइफ में प्रोफेशनल गोल्स होंगे और पर्सनल भी,
लेकिन आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में रिचनेस को महसूस कर पाओगे। अपने पैसे को एक उद्देश्य देकर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। जैसे हर किसी की सोच, नजरिया अलग होता है, वैसे हर किसी के लिए पैसों की डेफिनेशन भी अलग होगी। आपका नजरिया जो कुछ भी हो, पैसों के सब्जेक्ट में आपका खुद का एक डेफिनेशन होना जरूरी है। आपकी मनी फिलॉसफी आपको कैसे मदद करती है पता है? आपके लक्ष्य को बूस्ट करती है, फाइनेंशियल समस्या को चेक करके उसे दूर करने में मदद करती है। वैसे आपकी कोई मनी फिलॉसफी है या नहीं? आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, वही आपकी मनी फिलॉसफी है। यह फिलॉसफी बनती है आपके पुराने एक्सपीरियंस और आपके बिहेवियर से। आपकी जो भी फिलॉसफी हो, आपके लिए इस ऑडियो सीरीज में अपने गोल को पाने के लिए फिलॉसफी बताई गई है। सबसे पहले जब बात आपके करियर की आए तो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनने की सोचिए। किसी ना किसी तरह अपने इनकम का चार्ज खुद लीजिए, क्रिएटिवली सोचिए, अच्छे समय की आशा रखिए, पर बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहिए। आप जो जॉब कर रहे हो उससे आपका खर्च नहीं निकल रहा हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि जॉब बदली जाए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप जितना करना चाहते हो आप उतना कर सकते हो। काम करते रहोगे तो आप बिजी रहोगे और जिम्मेदार भी। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आपको किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है? मनी? सोचिए कि आपको बहुत सारे पैसों के साथ जॉब का ऑफर मिले, लेकिन वो काम आपको करना ही पसंद ना आए तो? जो पसंद आए वो काम करेंगे तो पैसे से ज्यादा खुश रहेंगे। आप में क्या अच्छाई है और क्या बुराई, जानिए। खुद को स्ट्रांग महसूस कीजिए। अपने स्किल में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहिए। हम सबको कभी ना कभी कुछ नया करने में डर लगता है या कुछ अपने ही डिसीजन को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। जब मन अशांत हो तब कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब बात करूं मैं खर्च करने की, तो शॉपिंग या कुछ चीज खरीदने में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा ना करने का सजेशन ऑथर ने दिया है। उनका कहना है पहले सेव करें, बाद में खर्च करें। पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपके आसपास ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपसे ज्यादा आपके भावनाओं की और आपके पैसे की कोई परवाह नहीं करता। जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर ही ले। बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? खुद पे इन्वेस्ट करना। आपको पता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी सोच, हमारी जिम्मेदारी सब बदल जाती है, साथ में वैल्यूज भी। पहले बचपन में हम किसी चीज को पाने के लिए जिद करते थे और आज हम काम करके अपनी पसंद की चीज को हासिल करते हैं। बचपन में पैसे ज्यादा तो नहीं मिलते थे, लेकिन हम बचत करना नहीं जानते थे। आज हम थोड़ी थोड़ी हर चीज में बचत करना सीख गए हैं। पता है कभी कभी ना हम अपनी जिद नहीं छोड़ते, किसी एक सोच को पकड़ लेते हैं। उसे तब छोड़ना जरूरी होता है जब वो सोच हमें अपने लक्ष्य तक जाने से रोके, रुकावट बने। और हाँ, रुकावट से एक और भी बात याद आई। लाइफ में आप सिर्फ अपने गोल के पीछे ही नहीं दौड़ रहे हो ना, क्योंकि अपनी फैमिली को भी टाइम देना उतना ही जरूरी है। एक और बात खास याद रखिए, मनी फिलॉसफी समय के साथ कभी चेंज तो कभी एडजस्ट भी करनी पड़ सकती है। आपको ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद है, शान और शौकत से जीना पसंद है और आप हमेशा ऐसे ही जीना चाहते हो, पर आप जिस दम पर ये सब कुछ करते हो वो जॉब ही चली जाए तो आपको अपने सारे शौक साइड पे रखने पड़ेंगे। आपको अपने बुरे वक्त के लिए बैकअप प्लान रेडी रखना ही पड़ेगा। जब भी प्लान बनाओ पहले प्लान ए और साथ ही में बुरे वक्त के लिए प्लान बी तैयार कर लीजिए। कभी हारो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसों के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखिए ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े और अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा क्लियर हो जाए। अब बात रिश्तों की आई है तो चाहे वो पैसों का ही क्यों ना हो, उसमें दूरी ना आ जाए उसका ख्याल भी हमें ही रखना है। पैसों के साथ हमारा रिश्ता तब कमजोर हो जाता है जब फाइनेंशियल अवेयरनेस ना हो। एक बात कभी आपने सोची कि पैसा कैसे हमें सेफ फील करवा सकता है, जबकि वो रातों रात खत्म भी हो सकता है। सब जानते हैं कि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे करते हैं, वो सब हमें स्कूल में पढ़ाया गया है। क्यों हम लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में
पकड़ नहीं ला पाते। प्रॉपर माइंडसेट ना होना और डिसिप्लिन की कमी की वजह से हम ये नहीं कर पाते। पैसों के साथ हमारा रिश्ता बुरा होने का कारण है हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी। क्या मैं पैसा इन्वेस्ट करने में केपेबल हूं? अगर मैं नहीं कर पाया तो? यही सारी बातें हम सोच सोच कर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। हम खुद ही खुद का नुकसान कर बैठते हैं। सिर्फ यही नहीं, और एक चीज है जो हमें नुकसान पहुंचाती है, वो ये कि बेफिक्र हो जाना। जो ये सोचता है कि क्यों किसी चीज में इन्वेस्ट करके परेशान होना। उन लोगों के पास बुरे समय के लिए कुछ सेव किया नहीं मिलता। तो ये दोनों आदत हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कुछ लोग पैसे कमाने से ज्यादा खर्च करने के आदी होते हैं। स्पेंडिंग और सेविंग्स की प्रॉब्लम को समझना होगा। रिलेशनशिप में फाइनेंशियल रिलेशन का कनेक्शन। अब तक आपने सुना कि बेफिक्र चीजों में पैसे खर्च करने से ज्यादा जरूरी है अपने पैसे बचाना। एक बार मैं किसी मार्केट में गया तो एक काका से ऐसे ही पूछ लिया, कैसा चल रहा है काका? तो वो बोले, जैसा सबका चल रहा है, बुरा वक्त। अपनी प्रॉब्लम्स की ओनरशिप खुद लेना चाहिए। पैसों के साथ आपका हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ था कि मैं पैसे कमाता था, सेव भी करता था, लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पाता था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? इस बुक में ऑथर ने भी यही कहा है कि अगर आपने ठान ली कि मैं कर सकता हूं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। ये बात तो सोचनी है, पर ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा था? ये भी सोचना होगा। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या कंट्रोल करना है, तो आप चेंज कैसे हो पाओगे? पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी अभी की लाइफस्टाइल क्या है। आप उसे भविष्य में कैसे बनाना चाहते हो? आप किस एथिक्स को फॉलो करना चाहते हो? क्या आपको ज्यादा इंस्पिरेशन देता है? अब आपको यह सोचना है कि पैसे से रिश्ता फिर से मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑथर ने इस बुक में बताया कि सबसे पहले अच्छी चीजों पर फोकस करो। आपका बिहेवियर और आपके पास अभी क्या है, जैसे घर और जॉब। पेरेंट्स ने हमें पैसों के सब्जेक्ट में क्या सिखाया है, और आज के टाइम पर हमें कुछ बदलने की जरूरत है। मनी के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए यह जानने की जरूरत है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। कभी कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले डर लगता है, तो उससे डरो नहीं, क्योंकि डर लगने से आप 2 गुना ज्यादा सावधान हो जाते हैं। डर का होना जरूरी है ताकि आप गलत फैसला लेने से रुकें। आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी फाइनेंशियल हेल्प करते हो तो कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप पैसे ऐसे ही किसी को थोड़ी ना दे देंगे। पहले ये जानिए कि आपके पैसे कैसे खर्च होने वाले हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। आपका खर्च जिस पैसों से चल रहा है उसे उधार देना अच्छा आइडिया नहीं है। किसी तीसरे के साथ काम करना न केवल आपको ग्रुप में रखने में मदद करता है, बल्कि यह समाज के लिए भी अच्छा है। सोचो कि आपके पास आइडिया हो और किसी को इन्वेस्ट करना हो और वो दोनों मिल जाएं, तो कितना फायदा होगा। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे सकते तो उसे मदद के लिए मना मत कीजिए। दूसरे भी कई सारे रास्ते हैं मदद करने के लिए, जैसे पैसों से मदद करना या फिर किसी ऐसे इंसान से मिलवाना जो उसकी मदद कर सके। आपकी शादी हो गई है क्या? हो गई है तो मैं जो आगे बात करने वाला हूं वो आपके लिए है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो इस ऑडियो सीरीज में बताई ये सारी बातें आप याद रख सकते हो। दुनिया में हर एक इंसान की सोच अलग होती है। शादी में भी जो 2 लोग एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनकी सोच अलग अलग ही होगी। पैसों के सब्जेक्ट में भी उनकी सोच अलग ही होगी। सोच अलग हो तब तक चलेगा, लेकिन अगर कोई एक पार्टनर फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं लेता तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। दोनों के बीच फाइनेंशियल जिम्मेदारी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लानिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर दोनों पार्टनर फाइनेंशियली जिम्मेदारी उठाते हैं मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी गलत ही होगा। एक दूसरे के साथ जिंदगी जीनी है तो सोच और जिम्मेदारी की नाव भी एक ही दिशा में जानी चाहिए ना। आपको ये सवाल होगा ना कि शादी के बाद पता चले कि वो पैसे के सब्जेक्ट में लापरवाह है या आप दोनों की सोच नहीं मिल रही हो, तो क्या करें? अरेंज मैरिज में आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसे पसंद करते हैं? बात करके, बाहर मीटिंग करके? तो जब आप एक दूसरे को जानने के लिए सवाल पूछते हो
उसमें कुछ सवाल फाइनेंस के रिलेटेड रखो, जैसे क्या आपने पढ़ाई करने के लिए, मास्टर करने के लिए कोई लोन ली थी, और ली थी तो कैसे डील की थी। मनी के बारे में आपकी सोच या राय क्या है? आपका खुद का घर है या आप रेंट पर रहते हो? पैसों के बारे में बात करने का सबसे अच्छा पॉइंट है रियल एस्टेट। अगर सामने वाले का जवाब रेंट आए तो उसे पूछो कि अपना खुद का घर लेना सोच रहे हो क्या। अगर उसका खुद का घर है तो वो अच्छी बात है। फिर ये भी सवाल पूछो कि आप अगले कुछ सालों में कहां पहुंचना चाहते हो। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। इससे क्या होगा कि आपको आपके पार्टनर का लक्ष्य पता चल जाएगा, जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि आप फ्यूचर में उसका साथ दे पाओगे या नहीं।